मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, जिससे उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से समुद्री तूफान आए, जिसकी वजह से आधी से भी ज्यादा दुनिया डूब गई। अब केवल थोड़ी सी जमीन बची थी लेकिन अभी पृथ्वी के सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स पूरी तरह से बचे हुए हैं, पर दोनों मिलकर रहने के बजाय बचे हुए रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। यही कारण था कि दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के बीच अक्सर वॉर का खतरा मंडराता रहता था। इसीलिए दोनों के बीच में इनमें से एक कॉन्टिनेंट ने अपने मिलिट्री बेस का निर्माण किया ताकि दूसरे कॉन्टिनेंट को कोई भी हरकत करने से पहले रोका जा सके। इस बेस का नाम सेंटिनल था और ये समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था। इस वजह से हर 2 सालों में यहाँ के स्टाफ को बदला जाता है। हर 2 सालों में यहाँ ड्यूटी दे रहे लोगों को लेने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है, मगर इस बार इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए 2 साल और 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन अभी इन्हें लेने कोई भी टीम नहीं आई होती है। इन 4 लोगों के नाम कैसिडी, सलिवन, बेन्स और हेंड्रिक्स होते हैं, जिनमें से हेंड्रिक्स इनका कैप्टन होता है। एक रात जब तूफान काफी तेज होता है और समुद्र में काफी ऊंची लहरें उठ रही होती हैं, उसी दौरान सलिवन फिशिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका पूरा नेट फिश से भर गया था, जिस वजह से उसे ऊपर खींच पाना काफी मुश्किल था क्योंकि तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। इसी बीच अचानक से आउटपोस्ट का ड्रेनेज पाइप टूट जाता है, जिस वजह से बेन्स को उसे ठीक करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन उसे ठीक करने के दौरान बेन्स का हाथ पाइप में फंस जाता है, जिसे वो बहुत ही मुश्किल से बाहर निकालता है। तो वहीं दूसरी तरफ सलिवन के हाथ से फिश से भरा नेट छूटकर पानी में गिर जाता है और इससे सारी मछलियां भी पानी में बह जाती हैं। यहाँ सलिवन दोबारा से मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि इनके पास खाने की कमी थी और ऐसा मौका इन्हें फिर नहीं मिलेगा। लेकिन तूफान तेज होने की वजह से उसे हार माननी पड़ती है और सलिवन एक बड़ी सी लहर को आता हुआ देखकर हेंड्रिक्स के साथ अंदर आ जाता है और जब ये लहर सेंटिनल से टकराती है तो ये उसे पूरी तरह हिलाकर रख देती है, जिसके साथ सीन यहाँ से अगले दिन की सुबह पर शिफ्ट होता है और वहाँ हम देखते हैं कि सलिवन और बेन्स पिछली रात फिशिंग के टॉपिक को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। क्योंकि सलिवन मछलियां पकड़ने में नाकामयाब हुआ था, इसलिए बेन्स उसे ताने मार रहा था। यहाँ दोनों को लड़ता देख हेंड्रिक्स उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना छोड़कर अपने अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ काफी लंबे समय से घर न जा पाने के कारण बेन्स काफी ज्यादा गुस्सा था। वो हेंड्रिक्स से कहता है कि आप हमको आदेश देने के बजाय मेन कंट्रोल रूम से संपर्क करके ये क्यों नहीं पूछते कि हमें लेने अभी तक कोई शिप क्यों नहीं आई। इस पर हेंड्रिक्स बोलता है कि टेलीग्राफ मशीन इन फालतू कामों के लिए नहीं बल्कि रिपोर्टिंग करने के लिए है, और इतना कहकर हेंड्रिक्स वहां से चला जाता है। जिसके बाद सलिवन टेलीग्राफ के जरिए आज की रिपोर्टिंग बेस को देता है। यहाँ सलिवन हर रोज सिर्फ नो इवेंट्स लिखकर बेस को भेज रहा था, जिसके जवाब में उसे भी वही मैसेजेस वापस मिल रहे थे। इसी बीच हेंड्रिक्स को एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है, जिसे देख वो रेडार से कंफर्म करने को कहता है और इस जहाज को आता देख सलिवन काफी खुश होता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उन्हें लेने के लिए रेस्क्यू टीम आ रही है। जबकि हेंड्रिक्स सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। उसका कहना था कि हो सकता है ये शिप दुश्मन का हो, इसलिए कैसिडी उस शिप से संपर्क करने की भी कोशिश करती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए हेंड्रिक्स हथियार तैयार करने के लिए कहता है और साथ ही वो सलिवन को एक गन देकर कहता है कि तुम जाकर उस शिप को चेक करो, उसके बाद वहाँ की जो स्थिति हो उसके बारे में मुझे खबर करो। बेचारे सलिवन को न चाहते हुए अपने कैप्टन का आदेश मानकर उस शिप पे जाना पड़ता है, जिस दौरान अचानक से उसका संपर्क हेंड्रिक्स से टूट जाता है। सलिवन इस शिप के अंदर पहुंचकर वहां चारों ओर घूमकर देखने लगता है, जहां उसे हर जगह धूल जमी नजर आती है। साथ ही शिप में कुछ खाना वगैरह भी रखा हुआ था। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि ये शिप ऐसे ही काफी दिनों से भटक रही है। सलिवन को यहाँ 4 बैग्स भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यही उनकी रेस्क्यू शिप है। लेकिन यहाँ आखिर हुआ क्या था और सब लोग कहाँ गए, ये सलिवन को समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच सेंटिनल में जब हेंड्रिक्स से सलिवन की बात नहीं हो पाती तो वो समझता है कि सच में वो शिप दुश्मन की है और शायद उन लोगों ने सलिवन को मार दिया है और हेंड्रिक्स अब उस शिप को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता था। इस कारण वो कैसिडी से हथियार को एक्टिवेट करने की चाबी मांगता है, जिसे देने से कैसिडी इनकार कर देती है। लेकिन जब हेंड्रिक्स को ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो वो चाबी कैसिडी उसे दे देती है, मगर इससे पहले हेंड्रिक्स हथियारों को एक्टिवेट करता उसे सलिवन खुद संपर्क कर लेता है। यहाँ हेंड्रिक्स कैसिडी से गुस्सा होकर कहता है कि तुम आज के बाद कभी भी मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार करने की हिम्मत भी न करना। ये कहने के बाद हेंड्रिक्स उस चाबी को वापस कैसिडी को देने के बजाय अपने पास ही रख लेता है। इसी बीच सलिवन भी शिप से वापस लौट आता है
वो आते ही हेनरिक्स को सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि हमें इस शिप के बारे में बेस को खबर कर देनी चाहिए, लेकिन हेनरिक्स उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो पहले और ज्यादा छानबीन करना चाहता था। उसके बाद ही वो बेस को इस बारे में डिटेल में बताना चाहता था। फिलहाल इसके बाद ये लोग आयोडाइन बांट लेते हैं ताकि इन्हें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। सभी हेनरिक्स के इस रवैये से परेशान थे, इसलिए उसकी चोरी सलिवन बेस को टेलीग्राफ से मैसेज कर देता है। ये बात कैसिडी और बेन्स दोनों को ही पता थी, इसलिए अगले दिन जब ये लोग बेस के रिस्पांस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं, तभी वहाँ हेनरिक्स आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, जिस पर बेन्स उसे ताना देते हुए बता देता है कि हम बेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सलिवन ने उन्हें कल ही रिपोर्ट भेजकर सब कुछ बता दिया था। यह बात सुनते ही हेनरिक्स सलिवन पे भड़क जाता है, लेकिन इसी बीच इन्हें टेलीग्राफ मशीन से एक मैसेज प्राप्त होता है और वो मैसेज देखकर सभी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि सलिवन ने पिछले दिन जो मैसेज भेजा था, कंप्यूटर ने उसे वही मैसेज वापस भेज दिया होता है। मतलब कई हफ्तों से ये मशीन सलिवन का भेजा हुआ मैसेज ही उसे वापस भेज दे रही थी। इस बात को जानकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इनके पास घर वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसी रात बेन्स उस जहाज में जाकर उसके इंजन को चेक करता है, क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं। जब वो जहाज से वापस आता है तो सिलेबियन उसे देख लेता है और उससे पूछने लगता है। बेन्स उसको कुछ बताना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो उसको सब बता देता है कि हाँ, मैं जहाज के इंजन को चेक करने गया था कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ या नहीं, तभी हम घर वापस जा सकते हैं, वरना कैप्टन हमें घर वापस कभी नहीं जाने देगा। अब ये बात जाकर सिलेबियन कैसिडी को बताता है। वो कैसिडी से कहता है कि ऐसा करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो इस बात को भी जानते थे कैप्टन इसकी इजाजत उन्हें कभी भी नहीं देगा, इसीलिए वो उसे बिना बताए जहाज को ठीक करने के लिए चले गए थे। जब ये दोनों वापस आते हैं तो कैप्टन इन्हें देख लेता है। कैप्टन इन दोनों से कहता है कि हम इसको ठीक नहीं करेंगे, बल्कि इसके एक एक पार्ट को खोलकर अपनी चौकी पर लेकर आएंगे। कैप्टन की बात सुनकर सिलेबियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि हमने अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने फर्ज को निभाया है, अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें अपने घर वापस जाना है। लेकिन कैप्टन उनसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये मेरा ऑर्डर है। वो उन्हें अपनी गन निकालकर यहीं पर रुकने का कहता है। उधर कैसिडी को दिखाया जाता है जो यहीं पर कैप्टन के साथ खुश थी, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने के लिए जाती है कि वो इन्हें यहाँ से जाने दे। वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हारी जिंदगी पहले भी बहुत से सोल्जर्स को खोया है, अब तुम ये गलती दोबारा मत करो। कैप्टन कैसिडी की बात को सुनकर ये फैसला करते हैं कि 2 लोग चौकी पर रहेंगे और 2 लोग यहाँ से जा सकते हैं। बेन्स तो ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन सिलेबियन खुश नहीं होता क्योंकि वो कैसिडी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। और अब सुबह होती है तो चारों तरफ खतरे का अलार्म बजने लगता है। कैप्टन उन्हें छत पर बुलाकर बम को जल्दी से एक्टिवेट करने का कहते हैं। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि दुश्मन का एक जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सिलेबियन को उसे देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि बेस से उन्हें कोई भी जहाज लेने के लिए वापस आ रहा है, इसीलिए वो कैप्टन के इस ऑर्डर को नहीं मानता। इसीलिए कैप्टन उस पर गन पॉइंट करके उस जहाज को तबाह करवा देता है। अब सिलेबियन और बेन्स की उम्मीदें टूट जाती है। तभी पीछे से कैसिडी आती है। उसने कैप्टन के सिर पर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था। ये तीनों अब एक कमरे में कैप्टन को बंद कर देते हैं। तभी सिलेबियन कैसिडी से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो इस पर कैसिडी उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो कैप्टन तुम्हें घर कभी भी वापस नहीं जाने देता। तभी बेन्स कहता है कि हमें कैप्टन को मार देना चाहिए, लेकिन सिलेबियन उन दोनों को ऐसा करने से रोक देता है। सिलेबियन कैप्टन के पास जाता है और उससे पूछता है, जब हमारे बीच में ये बात तय हुई थी कि हम में से 2 लोग यहाँ पर रहेंगे और 2 वापस घर के लिए चले जाएंगे, तो तुमने अपना इरादा क्यों बदला। तभी कैप्टन सिलेबियन को बताता है कि ये जहाज हमें 3 महीने पहले भी लेने आया था, लेकिन किसी ने रडार से रास्ता बदल दिया। हम लोगों के बीच में कोई गद्दार छुपा हुआ है जो चाहता है कि वो यहाँ पर रहकर हर चीज पर कब्जा कर ले और जो हमारी जमीन है उस पे बम गिरा के उसे तबाह कर दे। रिविन कहता है, अच्छा अगर तुम सब बातों को जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहकर वो वहाँ से दोबारा से उसे बंद करके चला जाता है क्योंकि उसे कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं था, जिसके बाद से निवियन अब सारा दिन बेस से मदद मंगवाने की कोशिश में लगा रहता है, पर कोई फायदा नहीं था। रात को कैसिडी जब अपनी ड्यूटी कर रही थी तो उसके पास बेन्स आता है जो नशे में था। वो उसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। कैसिडी खुद को छुड़वाकर सिलेबियन के पास जाती है। बाद में इन दोनों को पता चलता है दरअसल बेन्स कैसिडी के पास बॉम्ब को एक्टिवेट करने की चाबी देने आया था। बेन्स रेडियो से बेस पर ये मैसेज भेज देता है, जो काम वो करने आए थे वो पूरा हो चुका है, इसीलिए उन्हें वापस बुला लिया जाए। सिलेबियन और कैसिडी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबियन कहता है, रुक जाओ बेन्स, तुम ऐसे बॉम्ब को नहीं चला सकते और
ऐसे किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। ये बात सुनकर बेंस रुक गया था। वो रोने लगता है क्योंकि उसे वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद ये कैप्टन को देखते हैं जिसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ दिन के बाद इन्हें समंदर के बीचों बीच कुछ मलबा नजर आता है जिसे कैसिडी और सिनेवियन वहाँ से लेने जाते हैं ताकि वो उधर जाकर अपनी जरूरत का कुछ सामान ले आए। ये जब यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रही थी तो सिनेवियन की जान में कैप्टन की लाश आ गई थी जिसके सर पर चोट का निशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने मारकर समंदर में फेंक दिया हो। अब जब ये वापस आते हैं तो सिनेवियन को बेंस पर शक हो रहा था। इसीलिए जब कैसिडी दोबारा से बेंस के साथ समंदर में जाने वाली थी तो वो कैसिडी को एक गन देता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। उनके जाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर सारी फाइल्स को चेक करने लगता है जिससे उसे बेंस की फाइल से ये पता चलता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार था मगर वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसीलिए उसे यहाँ काम पर रखा गया। सिनेवियन को कैप्टन की सभी बातें सच नजर आ रही थी। वो तो ये थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसिडी ही वो जासूस थी जिसने 3 महीने पहले आई जहाज में लोगों को गन से मारा था। वो बेंस को भी मार देती है और रोते हुए अब सिनेवियन के पास आ गई थी। चौकी पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। अब वो अगले दिन कैसिडी के पास जाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहता है, ये कहकर कि उनके दरमियान में एक दुश्मन है। कैसिडी समझ गई थी कि सिनेवियन को उसकी सच्चाई पता चल गई है, जिस पर वो ये कहती है, हाँ ये सब कुछ मैंने किया है पर अपने लोगों की जान बचाने के लिए। हम चाहते थे कि हम इस चौकी पर कब्जा कर लें। सिनेवियन अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये आता है कि आप इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते। दरअसल इस कंप्यूटर का सिस्टम बेंस ने बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान इस चौकी पर कब्जा करके दूसरी दुनिया को तबाह कर दे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सिनेवियन और कैसिडी के दरमियान में सौदा हुआ था। वो दोनों यहीं पर रहकर इस चौकी की हिफाजत करेंगे और कोई भी किसी की भी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।